सब्सक्राइब कीजिए इंडियन न्यूज एनालिसिस चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आप कोई भी फ्यूचर की अपडेट मिस ना कर सकें। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुखोई 37 टर्मिनेटर के बारे में। हम जानेंगे कि आखिरकार क्यों सुखोई 37 को अब तक का सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट माना जाता है और वो क्या वजह थी कि एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट होने के बावजूद सुखोई 37 कभी भी प्रोडक्शन लाइन में नहीं आ पाया। तो आइए इन सारी बातों का जवाब ढूंढते हैं हम आज के अपनी इस वीडियो पे। दोस्तों, Su-37 को नेटो रिपोर्टिंग नेम फ्लैंकर F मिला था और इसे टर्मिनेटर के नाम से भी जाना जाता है। सुखोई 37 एक सिंगल सीट का ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट था जिसको कि सुखोई डिज़ाइन ब्यूरो ने एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के तौर पर डेवलप किया था। इसका मुख्य मकसद ये था कि ये उस समय की पुरानी हो रही सुखोई 27 की फ्लीट को अपग्रेड करके सुखोई 27M बनाने में मदद करे और इसे हम ये भी कह सकते हैं कि Su-27 का ही एक अपग्रेडेड वेरिएंट था जिसको कि उस समय नाम दिया गया था सुखोई 27M, जिसे बाद में सुखोई 35 के नाम से जाना जाता है। और ये एयरक्राफ्ट काफ़ी बेहतरीन था। इसको लेकर के ये भी कहा जाता है कि ये रशियन एयरफोर्स का एकमात्र ऐसा एयरक्राफ्ट था जो 360 डिग्री तक में टर्न कर सकता था और इसकी इसी एबिलिटी के कारण इसे सबसे ज़्यादा सुपर मैन्यूवरेबिलिटी वाला एयरक्राफ्ट माना गया था। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि जब इसकी पहली पब्लिक अपीयरेंस हुई थी तो इसके पायलट ने उस एयर शो में जितने भी फाइटर पायलट थे, उनके एयरक्राफ्ट थे, उन सबको ओपन चैलेंज किया था कि वो सुखोई 37 से डॉग फाइट करें और उन्हें हरा के दिखाएं। और बड़ी बात ये थी कि इनके इस चैलेंज को किसी भी पायलट ने स्वीकार नहीं किया था। लेकिन हम जानेंगे कि आखिरकार इतना अच्छा और इतना ताकतवर होने के बावजूद सुखोई 37 कभी प्रोडक्शन लाइन में क्यों नहीं आ पाया और वो क्या वजह थी कि रशिया ने इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया। आइए जानते हैं। देखिए, इसकी शुरुआत होती है सन 1983 से। सन 1983 में सुखोई डिज़ाइन ब्यूरो ने थ्रस्ट वेक्टरिंग पर अपनी रिसर्च शुरू की, क्योंकि उस समय जो उनके पास सुखोई 27 थे उनमें सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि लो स्पीड में और हाई एंगल ऑफ अटैक पे उनमें फेलर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे या पायलट का जो कंट्रोल था वो एयरक्राफ्ट से हट जाता था। और इसी चीज़ दिक्कत को दूर करने के लिए सुखोई डिज़ाइन ब्यूरो के चीफ डिज़ाइनर ने साइबेरियन एरोनॉटिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर के थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल्स पर अपनी स्टडी शुरू की और शुरुआत में उन्होंने 2 डायमेंशनल नोजल्स पर काम किया, लेकिन बाद में ये स्टडी थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन तक पहुंच गई और 1985 में उन्हें सफलता भी मिल गई। और उसके बाद उन्होंने सुखोई 27S पर अपना ये प्रयोग करना शुरू किया। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये थी कि सुखोई 27 में, जैसा अभी हमने बताया, कि हाई एंगल ऑफ अटैक में फ्लाइट कंट्रोल सरफेस जो थी वो लो स्पीड में काम करना बंद कर देती थी, जिसकी वजह से पायलट का जो कंट्रोल था वो पूरी तरीके से चला जाता था। और इसी को दूर करने के लिए थ्रस्ट वेक्टरिंग की सहायता ली गई और सुखोई 27M यानी कि बाद में जिसको सुखोई 37 कहा गया, उसमें पहली बार थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन का इस्तेमाल किया। गजब बात ये थी कि जब पहली बार इसको उड़ाया गया था तो पायलट का ये कहना था और डिज़ाइनर्स का ये कहना था कि इसमें AL-37FU इंजन का इस्तेमाल किया जाए जो कि सुखोई के लिए पर्याप्त ताकत दे सके। लेकिन उस समय इसको इस्तेमाल ना करके इससे कम ताकत वाला AL-31 इंजन इस्तेमाल किया गया जो सुखोई 27 में था। लेकिन जब उनको परफॉर्मेंस में कमी महसूस हुई तो बाद में 2 महीने के बाद उसमें उससे ज़्यादा ताकतवर इंजन AL-37FU यूज़ किया गया। अब सबसे खास बात सुखोई 37 की ये थी कि पहली बार इसमें कंट्रोल के लिए फ्लाई बाई वायर फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम का यूज़ किया गया था जो कि सीधा थ्रस्ट वेक्टरिंग कंट्रोल सिस्टम से लिंक था। इसका फ़ायदा ये था कि इसके वजह से इसका जो थ्रस्ट टू वेस्ट रेशियो था वो काफ़ी अच्छा था और पायलट का जो कंट्रोल था वो बहुत अच्छा हुआ इस पर। और यही नहीं, सुखोई 37 में जो एवियोनिक्स का इस्तेमाल किया गया था वो सुखोई 27 की तुलना में कहीं ज़्यादा अच्छे थे और इसका जो कॉकपिट था वो पूरी तरीके से नया था। इसमें जो सेंसर्स और एवियोनिक्स का और रडार्स का इस्तेमाल किया गया था वो पुराने वेरिएंट से कहीं ज़्यादा ताकतवर थे, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट पूरी तरीके से एक नया एयरक्राफ्ट बन चुका था। लेकिन इसमें कुछ कमियां थी। कमियां ये थी कि फ़्लाइट एक बार ऐसा हुआ था कि पब्लिक अपीयरेंस में ही
इसमें स्ट्रक्चरल फेलर आया था जिसकी वजह से ये एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया और उसके बाद फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते इस एयरक्राफ्ट को कभी भी प्रोडक्शन लाइन में नहीं लाया जा सका। हालांकि इस पे अलग अलग मत हैं, लेकिन माना यही जाता है कि इसकी पब्लिक अपीयरेंस में हुए इंजन में फेलर के कारण ये एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, लेकिन इसे कभी प्रोडक्शन लाइन में नहीं लाया जा सका। बाद में इसके एयरफ्रेम में चेंज करके Su-35 को बनाया गया, जो आज रशियन एयरफोर्स में कार्यरत है। आइए जान लेते हैं इसकी कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। इसकी जो क्रू कैपेसिटी थी वो 1 पर्सनल की थी। इसकी लेंथ 21.95 मीटर थी। इसका विंग स्पैन 14.6 मीटर का था। इसकी हाइट 5.9 मीटर की थी। वहीं इसका एम्प्टी वेट 18,500 किलोग्राम का था। इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट जो था वो लगभग 34,000 किलोग्राम का था। वहीं इसको ताकत देने के लिए जो इंजन इस्तेमाल हुए थे वो सैटर्न का AL-37FU था, जो कि 83 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता था। वहीं 142 किलो न्यूटन का थ्रस्ट ये आफ्टर बर्नर के बाद जनरेट कर पाते थे, जो कि बहुत ज़्यादा था। इसकी मैक्सिमम स्पीड 2500 किलोमीटर प्रति घंटे थी। वहीं इसकी रेंज 3300 किलोमीटर की थी। इसकी सर्विस सीलिंग तकरीबन 18,800 मीटर की थी। वहीं ये एयरक्राफ्ट +9G तक जी फोर्स को सह सकता था। आर्मामेंट्स की बात करें तो इसमें एक 30 मिलीमीटर की गन थी और इसमें 12 हार्ड पॉइंट थे। क्योंकि ये एयरक्राफ्ट कभी प्रोडक्शन लाइन में नहीं आया और इसे युद्ध में इस्तेमाल नहीं किया गया, इसलिए इसमें कौन कौन सी मिसाइल थी इनकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। वहीं अगर हम इस पे एवियोनिक्स की बात करें तो इसमें खुद का एक इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम था। वहीं इसमें बार पैसिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार का इस्तेमाल किया गया था। इसमें और भी बहुत सेंसर थे जो कि यूज़ किए जाते थे। इसको लेकर के डिफेंस एक्सपर्ट का ये कहना है कि अगर ये एयरक्राफ्ट कभी प्रोडक्शन लाइन में आ पाता तो यह निश्चित तौर पर सुखोई फैमिली का सबसे ज़्यादा मनूवरेबल और सबसे घातक एयरक्राफ्ट हो सकता था। लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते, कुछ आपसी मतभेदों के चलते और इसके जो स्ट्रक्चरल फेलर थे उनके चलते ये एयरक्राफ्ट कभी भी नहीं आ पाया प्रोडक्शन लाइन में। बाद में इसमें चेंज करके सुखोई 35 को बनाया गया।